हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन यू हैव फ्यू शॉर्ट पैसेज, कि आपको यहाँ पे 3 या 4 पैसेज मिलेंगे। आफ्टर ईच पैसेज यू विल फाइंड सम आइटम्स बेस्ड ऑन द पैसेज। फर्स्ट रीड अ पैसेज एंड आंसर द आइटम बेस्ड ऑन इट। You are required to select your answer based on the content of the passage and opinion of the author only. ऑथर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस को हमें एक बार के लिए अंडरलाइन कर लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पुटअप हुए। सबसे पहले, व्हाट इज़ द आयरनी बिहाइंड द ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब इसके अकॉर्डिंग आयरनी क्या है, तो जो हमारी ये आयरनरी होती है, आयरनरी हमारी 3 टाइप से होती है, जिसमें से होती है। देखो, पहले तो हम मीन समझते हैं कि इस वर्ड का मीन क्या है। इसका मीन होता है कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो गई, या कोई भी ऐसा फ्रेज हो गया, या कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसमें वो वाली सिचुएशन फिट नहीं बैठ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मिसमैच हो रही है कुछ चीज़ें, या फिर जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, तो मिसमैच जैसा देखने को मिलेगा। तो ये 3 टाइप्स की होती है हमारे। वर्बल आयरनी होती है, सिचुएशनल होती है, और ड्रामेटिक होती है। जो वर्बल होती है वो क्या करती है कि कोई भी अपोजिट सेंस बता दिया, या हमारे जो पैसेज का है उसके टोन को सरकास्टिक टोन में चेंज कर दिया, तो ये होता है वर्बल। सिचुएशन वाली क्या होगी, सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि जैसा सिचुएशन हम सोच रहे थे उससे अपोजिट निकल के आता। कई बार होता है ना कि हमने इतनी ज़्यादा तैयारी की होती है, लेकिन रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते और एकदम से जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो वो सिचुएशन पे। और ड्रामेटिक, आपको पता है कि ड्रामा से रिलेटेड कोई भी स्टोरी है जो हमारे सस्पेंस को बढ़ा देती है। बहुत सारी ऐसे फिल्म्स की स्टोरी होती है जिसमें हमें लगता है कि अभी ये वाला इसमें फेज़ आना चाहिए, लेकिन उससे कुछ हमारी जो सोच है उससे कुछ अलग ही निकल के आता है, तो ये आर्मी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है इसमें पैसेज में क्या है। सबसे पहले इसमें दिया, ओवर पॉपुलेशन गिव बर्थ टू पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को जन्म देती है, विच पॉवर्टी इटसेल्फ इज द कॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, की वजह से ही हो रहा है। अंडर न्यूमराइज अंडर nourishment and unemployed are outcomes of the flawed economic progress, या fragmentation of a land is lending to overpopulation, या फिर fruit of the remarkable economic progress are taking डाउन टू द पुअर। देखो, इनमें से कोई भी हो सकता है। पैसेज के टोन पे जाने पे हमें पता चलेगा कि वो पॉपुलेशन पे बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा है, या फ्रेगमेंटेशन पे बात कर रहा है, फ्रूट्स का जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उस पर बात कर रहा है। आगे पूछा है कि हमारे पैसेज का टोन कैसा होगा। जनरल टोन बताना है कि फ़नी है, सोम्बर्स है, डाइडेटिक है, या ट्रिकिक है, ये वो वाला बताना। थर्ड है हमारे पास, विच वॉट इन द ऑथर व्यूज सर्वली अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री को कैसे वो अफेक्ट कर रही है, पॉवर्टी से, इलिटरेसी से, ओवर पॉपुलेशन से, नन ऑफ दिस। ये भी हमारे इस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हमारे इस पे डिपेंड करेगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स से हमें पता चल रहा है कि इसमें से या तो ये आंसर होगा या ये आंसर हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड ओवर पॉपुलेशन पे क्या है। अंडर न्यूरिशमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, या एक्सेस
फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है या पॉवर्टी है, तो देखेंगे वो। और इसमें हमें इसका एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। इट इज़ ए लार्जली डाइल्यूटेड द फ्रूट ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोसेस के बारे में, ये वाली चीज़ इसमें आई है जिसमें इसका बताना है हमें, डाइल्यूटेड का। तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं, छोटा सा ही पैसेज दिख रहा है। ओवर पॉपुलेशन इज मोस्ट प्रेसिंग ऑफ इंडिया, न्यूमरस एंड मल्टी फैक्टेड प्रॉब्लम्स, कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती है, प्रेस करती है इंडिया की न्यूमरस को, मल्टीपल टाइप्स की प्रॉब्लम्स को। और इनफैक्ट इसके साथ ही वह एज कोज इक्वली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ए पॉवर्टी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, पॉवर्टी हो गई, अंडर न्यूरिशमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गई, ये वाली चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल रही है। आगे है इंडिस्प्यूटेबली द कंट्री हैज़ बीन फेसिंग ए पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ऑफ क्राइसिस डायमेंशन। इस इन सब के बावजूद भी क्या हो रहा है, कंट्री के अंदर बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो जो भी डायमेंशन में क्राइसिस होते जा रहे हैं उसको एक्सप्लोशन करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। इट हैज़ लार्जली डाइल्यूटेड द फ्रूट ऑफ द रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिक के लिए रिमार्केबल है, फ्रूट्स को उसमें डायलेट करना, मतलब जो भी फ्रूट्स का मतलब इस फ्रूट से नहीं है, फ्रूट के मीनिंग भी दो होते, एक तो होता है फ्रूट, फ्रूट का मतलब क्या हो गया, फल, लेकिन एक ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, इसका मीन होगा रिजल्ट। तो इसकी जो भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है पॉपुलेशन के अंदर, उसका जो रिमार्केबल जो प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, उसका लास्ट में जो निचोड़ निकल के आ रहा है वो क्या है, दैट द नेशन हैज़ मेड ड्यूरिंग द लास्ट 4 डिकेड्स ऑल्सो, कि ये वाली चीज़ें डाइल्यूट करने वाला लास्ट के 4 दशकों से होता ही आ रहा है हमारे नेशन में। द इंटायर बैटल अगेंस्ट पॉवर्टी इज़ द वोटेड बाय द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। और अगर इस बैटल के कोई अगेंस्ट जाता है पॉवर्टी के, तो उसमें हमें रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। द ट्रेजेडी ये है कि इज़ द वाइल ओवर पॉपुलेशन एसेंट्यूटीज poverty, the country's stark poverty itself is many areas a major cause of overpopulation। जितनी होनी चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका देखो इसमें सभी में पढ़ेंगे। ओवर पॉपुलेशन गिव बर्थ करती है, और जो कि खुद के कोज ऑफ ओवर इन्फ्लेशन, ये भी सही। अंडर न्यूरिशमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर आउटकम ऑफ फॉलोड इकोनॉमिक प्रोसेस, ये भी सही है। और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इज लैंडिंग ओवर पॉपुलेशन, या फिर फ्रूट्स ऑफ रिमार्केबल टैकिंग। अब देखो इसमें हमें कौन सी ऐसी बात है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यहाँ पे देखो ये जो न्यूरिशमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके आउटकम से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक में प्रोसेस देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो प्रोसेस देखने को ही नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन इसका टोन कैसा है, फनी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सीरियस होके बात कर रहा है। टारगेटिक भी नहीं है, डेटिएटिक भी नहीं है, सोम्बर्स है, मतलब सोचने वाली चीज़ है ये। देन नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द ऑथर, ऑथर का व्यू क्या है, सर्वल इफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आर कंट्री, कंट्री का पॉवर्टी से रिलेटेड भी, ओवर पॉपुलेशन पे ज़्यादा इसने क्या दिया है, बहुत ज़्यादा कहा है कि ओवर पॉपुलेशन होगा तो पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अंडर न्यूरिशमेंट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ओवर पॉपुलेशन। तो इसमें देखो अंडर न्यूरिशमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, या फिर पॉवर्टी। तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो पॉवर्टी पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, कि पॉवर्टी अपने आप की खुद की क्या है कि मेजर कोज है ओवर पॉपुलेशन का, मेजर
करके दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉवर्टी। देन डाइल्यूटेड का है, तो देखो इसमें हम देखते हैं एक बार। कोलसी कंपाउंडेड अपोजिट बताना। डाइल्यूट का मतलब उसमें मिक्स हो जाना, कंपाउंड का मतलब भी मिक्स ही है। चीपेंड और कॉन्सोलेटेड, कॉन का मतलब भी टुगेदर होता है साथ में, डाइल्यूटेड करना वो साथ में हो जाना। चीपेंड, कंपाउंडेड, कोलिस्के, तो कंपाउंड किस किस के कंपाउंड से मिल करके बनाए, तो मिलना बाद में होगा, पहले कंपाउंडेड, तो ये इसका मीन होगा बी। देन नेक्स्ट पैसेज है हमारे पास, इसमें भी हम सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विच वेराइटी ऑफ द कैटरपिलर्स बिल्ड शेल्टर द प्रोजेक्ट themselves, कैसे कैटरपिलर बिल्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, कि लीफ रोलर एंड एक्वाटिक लार्वा, या लीफ रोलर एंड जेली से जेली स्लग एंड एक्वाटिक लार्वा, या जेली स्लग इन jelly slug and citric leaf miner. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले हमें ये कैटर के जो शेल्टर्स को ये प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे बिल्ड करते हैं वो चीज़ बतानी है। दूसरे में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटरपिलर्स प्रोडक्ट ए स्टिकली कवरिंग, कैसे ये कैटरपिलर जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसके बाहर एक स्टिक कवर रहता है इनके। देन नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज डिस्क्राइब करते हैं एनिमी ऑफ द कैटरपिलर के एनिमी कौन है। सर पेंटीन एंड होस्ट है, या प्रीडेक्टर एंड मेरन मरओडिंग है, या फिर सरपेंटाइन एंड मोर्डिंग पैराडिक एंड होस्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following marks itself unpalatable. लीफ रोलर है, या जेली स्लग है, एक्वांटिक लार्वा है, या लीफ मीनर है माइनर है। 60th क्वेश्चन है, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट कैटरपिलर्स का क्या, लाइक टू ईट ए लोट, बहुत ज़्यादा खाते हैं, हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ वाइल फीडिंग, फीडिंग के टाइम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, आर गुड टू ईट, आर नॉट गुड टू ईट। अब देखो इसमें आप जैसे आपको पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे भी दिख रहा है कि जो एकदम पॉजिटिव वे में जो एक्सप्लेन करके जो आंसर दिया होगा वही आंसर होगा इसमें। बाकी हम देखेंगे एक बार, पढ़ेंगे पैसेज को फिर आंसर निकालेंगे। इसमें है स्टोरी बताई गई है, टू ईट एंड नॉट बी ईटन, कि ना तो खाते हैं ना खाया जाता है, दैट्स द इम्परेटिव ऑफ द कैटरपिलर्स एग्जिस्टेंस, जो कैटरपिलर जो एग्जिस्टेंस करते हैं। द लीफ रोलर रिड्यूस इट्स रिस्क ऑफ बीइंग पिक्ड ऑफ बाई predators by sealing together a temporary shelter in which to feed and rest कर सके।
जहाँ पे उनका वो क्या कर सके, शेल्टर एक प्रोवाइड करवाते हैं टेम्परेरी, फिक्स नहीं रहता, जिसमें वो फीड कर सके, अपना बोलते हैं ना पालन पोषण कर सके और वहाँ पे रेस्ट कर सके। तो देखो, और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी रहता है। अडोप्टिंग का मतलब होता है, एक तो होता है हमारा अडाप्ट, ADAPT, एक तो होता है अडाप्ट, एक होता है एडोप्ट। अडाप्ट का मतलब होगा स्किल से रिलेटेड, और एडोप्ट का मतलब हम जानते हैं एडोप्ट करना, किसी को एक्सेप्ट करना। अडेप्टिंग ए डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस, द जेली स्लग, अब जेली स्लग के बारे में क्वेश्चन आया, extrudes a strictly translucent coating that may fold the months parts of the menstruating ants। इसमें क्या करते हैं, ये एक अपने बाहर एक स्ट्रिक्टली कोटिंग करके रखते हैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए। फॉर इट्स पार्ट, ये इसी का पार्ट है, द एक्वांटिक लार्वा जो होता है, बाई द वोटरली एलिमिनेट फेशंस आ पोर्टेबल हाइड आउट फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्वाटिक लीव्स, जो कि मतलब कहीं ना कहीं छुपा होता है, जिसके थ्रू ये एक्वांटिक के थ्रू, एक्वांटिक क्या होता है कि कोई भी वाटर वाली चीज़ें जहाँ पे भी होती है एक्वांटिक होता है। कटिंग एंड serpentine trail as it feed on the tender young leaf, the minute Certus leaf miner spend its entire larva life inside host प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है। thus keeping its optimizing body safely under wraps, और ऐसा करने से वो अपने अंदर मेंटेन करके रखते हैं, अपने बॉडी को सेफ करके रखते हैं। तो ये यहाँ पे देखो इसने कहा है कि वेराइटीज़ ऑफ कैटरपिलर जो बिल्डअप करते हैं अपने शेल्टर को, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लीफ रोलर एंड एक्वाटिक लार्वा से, या रोलर एंड जेली स्लग से। तो देखो इसमें यही बात बताई इसने कि जेली स्लग क्या करवाता है, स्ट्रिक्टली उनको कोटिंग देता है और मेंश्योरेंस आर्ट में, और उनको डिफेंस से बचाता है। देन रोली एंड जेली स्लग, तो जेली स्लग वाले आंसर आनी चाहिए। अब जेली स्लग तो तीनों में है। अब इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं। यहाँ पे है लीफ रोलर और जेली स्लग। अब यहाँ पर लीफ रोलर भी आया था कि रिड्यूस करता है रिस्क को बीइंग किप्ड ऑफ, जहाँ से भी हमने पिक ऑफ किया है और जहाँ पे भी हम टेम्परेरी शेल्टर चाहते हैं रेस्ट करने के लिए, तो लीफ रोलर तो रिड्यूस करने का काम करेगा ना। एक्वांटिक लार्वा फॉर इट्स पार्ट, और इसी का पार्ट है, इसी के बारे में बताया जेली स्लग के बारे में कि इट्स वोटरली एलिमेंट रहता है ये हमारा, जो फेशंस ए पोर्टेबल हाइड आउट ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ एक्वांटिक लीव्स में प्रोवाइड करवाता है। तो कहीं ना कहीं छुप करके उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सीट्रिक लीफ माइनर ये क्या करता है, तो देखो यहाँ पे देखा, द माइन्यूट सीट्रस लीफ माइनर स्पेंड इट्स इंटायर सर्वर लाइफ इनसाइड द होस्ट प्लांट के अंदर ही वो अपनी इंटायर लाइफ को वहीं स्पेंड कर देता है, दस कीपिंग अफेक्टिंग एंड सेफली अंडर रेप्स में रहता है, हाइड आउट करता है, हाइड इन हाइड आउट। तो इसका मतलब सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो डी है कि सीट्रिक लीफ जो माइनर है वो उसको सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और जेली स्लग भी एक आउटर कवरिंग बनाता है। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटरपिलर्स प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिक्टली कवरिंग, तो ये तो हमने पढ़ा है, जेली स्लग से ही करते हैं, देखो स्ट्रिक्टली कवरिंग। तो आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स पैसेज डिस्क्राइब एनिमीज ऑफ कैटरपिलर, कैटरपिलर के एनिमीज को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, सरपेंटाइन एंड होस्ट, या प्रीडेटर एंड मेरोडी।
कैटरपिलर के एनिमी कौन होते हैं जो इसको कहीं ना कहीं हार्मफुल पहुंचाएंगे। कटिंग ए serpentine फ्राइल एज इट फीड्स ऑन टेंडर यंग लीव्स में जैसे हम उसको फीड करते हैं द माइन्यूट सिट्रस लीफ इन स्पेंड इन इट्स एंटायर। तो देखो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम उसको ले जा रहे हैं, तो उसकी इंटायर लाइफ में क्या इंसाइड हो जाता है होस्ट प्लांट के, और वहीं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करता है। तो ये भी हो सकता है। मारूडिंग हो सकता है क्या? यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली ट्रांसल्यूसेंट कोटिंग दैट मे फॉल द मंथ पार्ट ऑफ द मेरिडियंस आंट से वो क्या करता है, हमें कोटिंग प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा प्रोटेक्ट मतलब एकदम सही आंसर है, अप्रोप्रिएट लग रहा है। होस्ट उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन होस्ट के अंदर अगर हम बाहर से कुछ कटिंग करके कुछ और ही अंदर डाल रहे हैं तो हो सकता है। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक इटसेल्फ अनप्लेटेबल, लीफ रोलर, जेली स्लग, एक्वांटिक लार्वा या लीफ माइनर। जो खुद से इटसेल्फ से क्या हो जाती है, अनप्लेटेबल हो जाती है। लीफ रोलर के बारे में पढ़ते हैं। द लीफ रोलर क्या करता है, रिड्यूस करता है इसके रिस्क को बीइंग और कीप ऑफ करता है बाई प्रीडेक्टर्स बाई सिल्किंग टुगेदर ए टेम्परेरी शेल्टर इच विच टू फीड एंड रेस्ट। अडेप्टिंग करता है। देन सेलिक तो प्रोटेक्ट करने का स्ट्रिक्टली रहता है। और एक्वांटिक लार्वा बाई इट वोटरली एलिमेंट्स रहता है जो हाइड करने का काम करता है। लीफ माइनर इट्स एंटायर, ये ही खुद के अंदर डालने के बाद अनप्लेटेबल काम करने का काउंट करेगा हमारा लीफ माइनर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसके मेन आइडिया ऑफ पैसेज इज़ दैट कैटरपिलर के बारे में क्या है, कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। नो, पूरे का आइडिया बताना है। वो बहुत ज़्यादा खाते हैं ये इसी के बारे में नहीं खाते ऐसा कुछ नहीं है। टू हैव प्रोटेक्ट करने के बारे में एंड फीडिंग उनके पालन पोषण करने के बारे में इस पैसेज का मेन मोटिव था। देन नेक्स्ट है हमारे पास, हमें बताना है द वर्ड्स द ओरिएंटेड एंड ओसीडेंट का मीन बताना है कि द वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली होगा या द ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली होगा, या फिर द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली होगा या द साउथ एंड नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है द ऑथर बिलीव्स रखते हैं दैट डिफरेंट बिटवीन इंडिया और यूरोप में इन 12th और 13th सेंचुरी वॉज नॉट ग्रेट। 12वीं और 13वीं शताब्दी अच्छी नहीं रहने के बावजूद ऑथर किस में बिलीव करते हैं, इंडिया एंड यूरोपियन मिक्सड फ्रीली में, इंडिया इमिटेट द यूरोप वे ऑफ लिविंग में, या यूरोपियंस इमिटेट करते हैं द इंडियन वे ऑफ लिविंग को, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड नॉट येट टेकन प्लेस। तो ये भी इसी पे डिपेंड करेगा। देखेंगे इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में क्या एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है, एन एब्सोल्यूट क्रस है, या नीदर ए ब्लेसिंग नोर ए क्रस है, मोर ए कोर्स देन द ब्लेसिंग है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या ओपिनियन है ऑथर का, तो वो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। द ऑथर सेज द मेंटल लाइफ ऑफ द बोर्ड इज एन ए प्रोग्रेस ऑफ deterioration because the modern generation and on with the low mental powers too lazy to exert its mental powers, although
दैट द फिजिकल एक्टिविटीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मेंटल, ये करेक्ट आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन डी को पढ़ते हैं। ब्रोट अप इन एन इन्वायरमेंट अनफेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ द मेंटल लाइफ, कि ऐसे इन्वायरमेंट में आप पैदा हुए हो जहाँ की कंडीशन क्या आपके फेवर में नहीं है टू ग्रोथ द मेंटल लाइफ को। तो प्रोग्रेस के बारे में क्या कहना चाहता है, सी का करेक्ट आंसर होना चाहिए, पढ़ने के बाद नहीं पता चलेगा। द टाइटल दैट द best express the central idea of the passage, difference between the Occident and Oriented, impact of industrialization in our civilization, advantage of industrialization and disadvantage of industrialization। तो अभी एक बार पैसेज को पढ़ते हैं। I have always opposed the idea of dividing, मेरे पास हमेशा ही अपोजिट में आइडिया रहा है डिवाइड करने को वर्ड्स को इनटू ओरिएंट एंड ओसिडेंट पार्ट में। अब हमें पता है कि हमारा वर्ड किस में है, एक तो हमारे क्या है वेस्ट वाली कंट्रीज़ हैं और एक हमारी क्या है ईस्ट वाली कंट्री है, बोलते हैं ना पश्चिमी देश की सभ्यता। तो इधर वेस्ट वाले, इधर ईस्ट वाले, इधर वेस्ट वाले होते हैं, जो टू पार्ट्स में बटी हुई है। It is however the tremendous industry growth that has made the west के बारे में बताया इसने। what is I think that the difference है कि इसमें से between India and Europe, इंडिया और यूरोप की इसमें ज़्यादा बात की है कि 12th और 13th century would not have been a very great नहीं रही है इसमें। तो इसमें हमें वन क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वर्ड्स ओरिएंटेड है वेस्ट और ईस्ट में या ईस्ट और वेस्ट में। तो पहले देखो वेस्ट की बात की इसमें, तो ओरिएंट का मतलब वेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर उसके बाद इसने बात की डिफरेंस हैव बीन इंटेंसिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विच हैज़ प्रमोटेड मटेरियल वेल बीइंग को करती है ट्रिमेंडसली एंड विच इज़ डिस्ट्रॉइंग भी करती है लाइफ ऑफ माइंड को, विच इज़ ए प्रोग्रेस ऑफ डिटोरिएटेशन और चीफली बिकॉज द इन्वायरमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इट्स डज नॉट गिव और अपॉर्चुनिटी, जो प्रोवाइड नहीं कर पाता है हमें इंडिविजुअली टू थिंक, कि हम इंडिविजुअल सोच पाएँ, अकेले सोच पाएँ। इफ़ द लाइफ ऑफ द माइंड इज़ नॉट इनकरेज देन इनइवेटिबली सिविलाइजेशन कोलैप्स, अगर हमारे माइंड को लाइफ इनकरेज नहीं करेगी तो ऑफकोर्स जो सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमें ये चीज़ हमें डिफरेंट देखने को मिला। तो ऑथर का बिलीव है कि डिफरेंट है इंडिया और यूरोप की कंट्री में 12th में और 13 में, बिकॉज ऑफ इंडियंस यूरोप फिक्स के बारे में तो है ही नहीं और इनिशिएटिव के बारे में भी नहीं है, और यूरोपियन इमिटेट द इंडियन वे टू लिविंग, नो इनका कोई है नहीं। ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड नॉट येट टेकन प्लेस, कि जिस पोजीशन पे हमारी इंडस्ट्री होनी चाहिए थी उस पोजीशन पे पहुंच नहीं पाई है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस है हैव बीन इंटेंसिफाइड बाय द प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विच हैज़ प्रमोटेड वेल बीइंग और विच इज़ डिस्ट्रॉइंग हो रही है लाइफ ऑफ माइंड की। तो कहीं ना कहीं ये है कि जिस पोजीशन पे देख होना चाहिए था उस पोजीशन पे है नहीं, बिकॉज क्योंकि जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे नहीं है। तो ऑथर का बिलीव है कि 12th और 13 में क्या हो चुका था, इतनी ग्रेट नहीं रही थी वो सेंचुरी उनके लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपिनियन ऑफ ऑथर का ओपिनियन क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, एब्सोल्यूट ब्लेसिंग से है या फिर एब्सोल्यूट क्रश से है, नीदर ए ब्लेसिंग और नोर और क्रश और मोर ऑफ क्रश देन ब्लेसिंग। ब्लेसिंग के बारे में कुछ नहीं कहा है इसमें, ब्लेसिंग तो है ही, क्रश भी नहीं। तो इसका मतलब ना ही इसमें ब्लेस मिल रहा है और ना ही इसमें हमें कर्स मिल रहा है, मतलब ना ही आशीर्वाद है ना ही पाप है हमारे लिए। आगे है ऑथर मेंटल हेल्थ के बारे, उसकी प्रोग्रेस के बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो इंडोर्ड विद द लो मेंटल पावर्स, नो, लेजी के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं किया। तो द फिजिकल इनिशिएटिव आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मेंटल,
ये भी कहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इसने ये कहा है कि जहाँ भी आप ब्रॉट अप होते हो इन्वायरमेंट में, वो फेवरेबल कंडीशन आपकी मेंटल ग्रोथ को क्या करती है, चेंज कर देती है उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ मेंटल, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा ही है, विच इज़ प्रोग्रेस ऑफ डिटराइजेशन चीफली बिकॉज द इन्वायरमेंटल हैज़ बी क्रिएटेड बाई इट, वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएटेड हो चुका है, डज नॉट गिव टाइम, जिसमें किसी के पास टाइम नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिविजुअल सोचने की। इसीलिए अगर माइंड को इंक्रीज नहीं किया गया तो हम जल्द ही कोलैप्स कर जाएंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा डी, सॉरी ये डी हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट। आगे है बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ आइडिया क्या है, डिफरेंट बिटवीन द ओसिडेंट एंड ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन आर सिविलाइजेशन। इसमें इम्पैक्ट के बारे में ही बताया कि वो हमारे माइंड को कैसे इम्पैक्ट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कभी अच्छा चल रहा है कभी कम चल रहा है, खुद से हम सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, उस सभी पे चीज़ें डिपेंड करेगी। दैन नेक्स्ट पैसेज हमारा, उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। वंस द लॉ इन दिल्ली डिड नॉट परमिटेड टू द पीपल, कि ये जो लॉ है वो दिल्ली के लिए परमिटेड नहीं है, कौन सा, कैरी डॉग इनटू प्राइवेट व्हीकल में, या फिर देखो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ऐसा कोई लॉ थोड़ी ना होता है। रोड ए बस विदाउट टिकट, ये हो सकता है कि आप बस में विदाउट टिकट के नहीं जा सकते। कैरी डॉग इनटू ए पब्लिक व्हीकल या कैरी एनिमल विद दैम, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अभी के लिए ये लग रहा है। बाकी हम पैसेज पे देखेंगे। इन ऑर्डर टू इवेट द लॉ, द लेडी की ऑर्डर इवेट, कौन सी लेडी है जो हीट द डॉग अंडर द सीट कर रही है, कोट ऑफ द बस, बस से ही गायब हो गई, गेव द डॉग टू फेलो पैसेंजर को, वेरी या पुट द डॉग टू हर पॉकेट, पॉकेट में डॉग नहीं आ सकता, लेकिन उसके पास कुछ बैग हो तो उसी को पॉकेट बना रहा हो भी सकता है। द पिक पॉकेट ट्रेवलिंग विद द लेडी, रिपोर्टेड टू द मैटर टू द कंडक्टर, या फिर पुट हिज हैंड इन हर पॉकेट में उसने अपना हाथ रख लिया, या फिर टुक आउट द डॉग, डॉग को वहाँ रख दिया, आस्क डॉग को बाहर निकाल दिया, आस्क द लेडी टू गेट ऑफ, वहाँ से जाने के लिए कह दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेस मीनिंग, विशिंग टू इवेड द लॉ, विश टू अवॉइड फॉलोइंग द लॉ, या डिज़ायर करना फॉलोइंग लॉ को ब्लाइंडली, मतलब अंधाधुंध, रिलू स्टैंड्स टू ब्रेक द लॉ, या विश टू चेंज द लॉ। तो देखो इवेड करना, कोई चीज़ चेंज करने से रिलेटेड हो रही है, तो इसका भी आंसर देखेंगे। वाई डिड द पिक पॉकेट एक्सक्लेम विद पे, ही हैज़ हिट बाय द लेडी, या ही वॉज कोट बाय द फेलो पैसेंजर, उसने पकड़ लिया, ही वॉज बीटन द डॉग, ही फेल। अब देखो सबसे बड़ा हमें ये आंसर दिख रहा है, होना भी ये चीज़ कि उसने ही वॉज कोट बाय द फेलो पैसेंजर को उसने पकड़ लिया था। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें पढ़ने से सेंस आ जाता है। अब हम आते हैं हमारे पैसेज पे। हमें भी पता चल गया है कि एक लेडी है, एक डॉग है जो दिल्ली में रह रहे होंगे कहीं, तो उसके बारे में कुछ बात हो रही, पढ़ के देखते हैं बात। इन दिल्ली इट वॉज फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब बना है बाय द लॉ एट वन टाइम के लिए, टू टेक ए डॉग इनटू ए पब्लिक व्हीकल, में अपने डॉग को नहीं ले जाना है आपको। नॉट परमिटेड इन पब्लिक व्हीकल, तो पहले का तो आंसर हमें आ ही गया। टू कैरी इनटू ए पब्लिक व्हीकल, तो ये इसी के लिए मना किया है, नोट में पूछा है ना, या तो फिर इसमें नोट आता है कि आप परमिट नहीं कर सकते किसको, व्हीकल को, यही लो है। वन डे आ लेडी एक्म्पेन्ड बाई ए पेट डॉग के साथ आती है, इंटर्ड करती है बस में, विशिंग टू इवेड द लॉ, और वो विश करती है इस लॉ के लिए। शी प्लेस्ड हर टीनी डॉग इन हर ड्रेस पॉकेट, और वो अपने छोटे, टीनी का मतलब छोटे डॉग को प्लेस्ड कर लेती है, छुपा लेती है अपने ड्रेस में। विशिंग टू इवेड द लॉ, विशिंग टू इवेड द लॉ का मीन क्या होगा, देखो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन। विश टू अवॉइड फॉलोइंग द रूल, डिज़ायर टू फॉलो द रूल, डिज़ायर तो वो चाहती है ना कि नहीं, वो डिज़ायर, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं।
रेसिलेंट टू द ब्रेक द लो, अब ब्रेक करने के बारे में नहीं, चेंज करने के बारे में कि कहीं काश इस लो को वो चेंज कर दे, देन मैं अपने डॉग को छिपाना ना पड़े। इट सो हैपन दैट द पर्सन नेक्स्ट टू हिज लेडी, जो उसके आगे था, वॉज ए पिक पॉकेट, उसकी पिक पॉकेट में ही था, आगे वाले में। एंड ड्यूरिंग द जर्नी ही केयरफुली प्लेस्ड हिज हैंड इनटू हर पॉकेट, और उस जर्नी के दौरान उसने उसको क्या किया था, अपना प्लेस्ड कर लिया था उसके ऊपर हैंड, इन सर्च ऑफ हर पर्स, और वो अपने पर्स में सर्च करने लगी थी। ग्रेट वॉज द हॉरर टू फाइंड इंस्टेंट ए पेयर ऑफ जो शार्प टीथ थे वो इंसर्ट इनटू हिज फिंगर, उसके फिंगर को क्या कर गए, खा गए थे। हिज exclamation of pain and surprise drew the attention of other passenger to him, जैसे वो पर्स में कुछ पैसे डालने के लिए उसने हाथ लगाना चाहा, तो उसको उस डॉगी ने क्या कर लिया, काट लिया था फिंगर्स को, और उसने वो एक्सक्लेमेशन किया, पेन जैसा, सरप्राइज हो गई थी पूरी की पूरी जो भी बस थी ना, वो अटेंशन हो गई थी वहाँ के पैसेंजर उसको देख करके। तो सेकंड क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इवेट द लो द लेडी हिट द डॉग अंडर द सीट, सीट में तो उसने छुपाया ही नहीं। गेट ऑफ द बस, बस से भी नहीं भागी। गेव द डॉग फेलो पैसेंजर नो, पुट द डॉग इन हर पॉकेट में उसने डॉग को रख लिया था, तो डी आंसर होगा। द पिक पॉकेट ट्रेवलिंग विद द लेडी रिपोर्टेड द मैटर ऑफ कंडक्टर को तो उसने बताया ही नहीं। पुट हिज हैंड इन हर पॉकेट, तो पिक पॉकेट ट्रैवलिंग के दौरान उसने अपने हैंड को क्या किया था, उसमें डाला था, ये तो किया ही नहीं, पूछा कुछ भी नहीं। देन नेक्स्ट है हमारे पास, वाई डिड द पिक पॉकेट एक्सक्लेम विद द पेन, पेन के साथ क्यों किया, क्योंकि ही वॉज हिट बाई द लेडी, लेडी ने उसको धक्का दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फेलो पैसेंजर ने उसे पकड़ लिया था, वो भी नहीं हुआ था। ही वॉज बीटन बाई द डॉग, उसके डॉग ने उसको काट लिया था, तो इसीलिए वो चिल्ला। तो हमारे सारे आंसर बन गए। पैसेज से भी हमें एक दो क्वेश्चन हमने टिक मार्क थोड़ा सा कर लिया था उसी के सेंस पे, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर दें। तो ये हमारे कुछ पैसेज थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।